हेलो एवरीवन। फिजिक्स के क्लास 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता के बारे में तथा विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, यह सब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हमने ओम के नियम को जाना था और तथा उसकी सूत्र की सहायता से हमने क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न किया था। ओम का नियम क्या होता है, आप में से कोई बताए। ओम का नियम क्या होता है? जब किसी चालक के भौतिक अवस्था अर्थात लंबाई, ताप, आयतन आदि में कोई परिवर्तन हो रहा हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यह क्या है? ओम का नियम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध नाम से ही स्पष्ट है, अवरोध अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत चालकत्व क्या है। तो देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे क्या है? जी से दर्शाते हैं। क्या कहा गया है? किसी चालक के प्रतिरोध अर्थात आर के व्युत्क्रम को उस चालक का क्या है? वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं। इसे अक्षर जी से क्या है? दर्शाया जाता है। तो वैद्युत चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम G = 1/R। ठीक, इसे क्या कहते हैं? वैद्युत चालकत्व। इसका ऐसा मात्रक होता है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम का इन्वर्स, या इसे ऐसे डिनोट करते हैं ओम को ओमेगा से, या इसको म्यू ओम ओमेगा इन्वर्स को हम लोग कहते हैं म्यू MHO। ठीक, इसका विमीय सूत्र होता है ब्रैकेट M इन्वर्स L-2 T⁻3A²। ठीक, अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है। देखिए, चालकता अर्थात जिसमें वैद्युत चालकत्व अर्थात जिसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है अच्छे सुगमता से, है ना। और विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब अवरोधक, है ना, जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या है? अवरोध उत्पन्न करता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रतिरोध और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ पिछले क्लास में हमने चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, उसके बारे में भी जाना था। तो चालक क्या होता है? जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, अर्थात इसका प्रतिरोध क्या है? कम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी वैद्युत चालकत्व क्या है? उतनी ही अधिक होती है। अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहा गया है? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं प्रतिरोध का सूत्र होता है R = M/N/E² टाउ और ब्रैकेट क्लोज L/A, जहाँ पे M क्या है? M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N क्या है? पदार्थ चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा टाउ क्या है? चालक के क्या है? श्रांति काल है। एल क्या है? चालक की लंबाई, तथा ए क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या बोला गया है परिभाषा में? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, तथा उसकी लंबाई कितनी है? एकांक लंबाई कितनी है? एकांक बोला गया है। तो यहाँ एल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ए का जो वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा? 1। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? एल और ए का वैल्यू हम लोग क्या है? पुट आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट आउट करेंगे, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा
इतना ये सब बचेगा, क्या बचेगा, m/n/e² टाउ। तो यही क्या है, उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता है। यही क्या है, उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे, इलेक्ट्रॉन के आवेश पे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे तथा शांति काल पे, अर्थात यह पदार्थ के लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का सूत्र है। अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता को हम लोग क्या है, सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ है ना। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है, और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध जितना अधिक होगा, है ना, उस चालक की उसकी विशिष्ट चालकता उतनी ही कम होगी, और विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार हमने वैद्युत चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता जाना। वैद्युत चालकत्व क्या होता है, वैद्युत चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और विशिष्ट चालकता क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे वर्णकोट के बारे में जानेंगे। वर्णकोट को जानने से पहले आइए हम लोग कुछ प्रतिरोधों के संकेतक को देख लेते हैं। देखिए, हम लोग साधारण जानते हैं कि प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है। प्रतिरोध का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इसे क्या कहते हैं, साधारण प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। ये किसका संकेत है, प्रतिरोध का संकेत है। यदि हम लोग इसमें क्या है, यदि हम लोग इसमें ऐसे तीर का निशान लगा दें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक, इसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध को हम लोग एक और चिन्ह से दर्शाते हैं। यहाँ देखिए, यदि इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा जाए तो इसे भी कहा जाएगा क्या, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। ये सब क्या है, हम लोग आगे इस चिन्ह का क्या है, प्रयोग करने वाले हैं। आप लोग को पता है वोल्टामीटर को किससे दर्शाते हैं, वोल्टामीटर को V से दर्शाते हैं, है ना। और अमीटर को किससे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं। इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जिससे क्या है, विभवांतर मापा जाता है। और ये है अमीटर, जिससे क्या है, धारा मापी जाती है। विद्युत मतलब परिपथ में बहने वाली धारा को किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। तथा किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो क्या है, हम लोग धारा दो प्रकार की होते हैं, इसके बारे में हमने कक्षा 10वीं में जाना था कि धारा दो प्रकार के होते हैं, और एक होते हैं एसी धारा और एक दूसरी होती है डीसी, है ना। तो अगर हमारा संकेत V और इसमें ऐसे रेखा है तो ये किसका संकेत होगा, ये होगा डीसी वोल्टमीटर का। डीसी वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। इसी प्रकार यदि ये V के जगह में A है और ऐसे नीचे में रेखा है ना, तो ये किसका संकेत होगा, ये है डीसी का संकेत, डीसी। और ये किसका है, अमीटर, डीसी अमीटर। इसी प्रकार यदि V है ना, V है माने वोल्ट मीटर है और इसके बीच ऐसे चिन्ह है, तो ये किसका होगा, परिवर्ती, अर्थात AC वोल्ट मीटर।
AC वोल्ट मीटर। सेम हियर यहाँ भी अगर ये A है और इसमें चिन्ह ऐसे है तो ये किसका होगा, ये किसका संकेत होगा, ये होगा AC अमीटर का। ठीक, अब हम लोग को पता है, यहाँ पे और देख लीजिए, यदि AC DC दोनों प्रकार से आजकल क्या है अमीटर का प्रयोग हो रहा है, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं क्या, इसको हम लोग दर्शाते हैं अमीटर। ये क्या है, ये AC हो गया और ऐसे है तो ये क्या हो गया DC, अर्थात इसमें AC धारा और DC धारा दोनों प्रकार की विद्युत धारा क्या है मापी जा सकती है, तो इसे कहेंगे AC/DC अमीटर। इसी प्रकार से यदि हमारे पास है V और अमीटर का चिन्ह और वोल्ट मीटर का चिन्ह है, ये किसकी है, ये AC करंट और ये है DC करंट। ठीक, तो ये क्या है AC DC वोल्ट मीटर। अब हम लोग देखेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उन पर विभिन्न रंगों की वित्तीय पट्टी बनी होती है, जिन्हें देखकर प्रतिरोध के पहचानने की विधि को वर्ण कोड कहते हैं। वर्ण कोड की निम्न दो पद्धतियां प्रचलित है। हम यहाँ केवल प्रथम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन प्रतिरोध में रंगों को बाएं से दाएं अर्थात त्रुटि सीमा के विपरीत त्रुटि सीमा के रंग के विपरीत सिरों से पढ़ते हैं। पहला है प्रथम व द्वितीय बैंड बाएं सिरे से A व B ओम में प्रतिरोध आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा कलर है, ये चौथा कलर है। ABCD 4 कलर के यहाँ पे क्या है बैंड बने हुए होते हैं। ठीक, इसे प्रथम अंक गिनते हैं, इसे दूसरा अंक, ये क्या होता है 10 के घात वाला अंक होता है और ये क्या बताता है त्रुटि सीमा बोलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है प्रथम एवं द्वितीय बैंड बाएं सिरे से A व B, बाएं सिरे से A और B है ना, A और B ओम में प्रतिरोध के सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रतिरोध के सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं। सार्थक संख्या माने 1 2 3 4। और तीसरा बैंड C ये क्या है 10 का है, दशमलव गुणक, डेसिमल मल्टीप्लायर माने 10 के घात वाली संख्या को ये क्या है प्रदर्शित करता है। और चौथा बैंड D ये क्या है त्रुटि सीमा टॉलरेंस लिमिट को ये क्या है प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार पहले व दूसरे बैंड A और B के रंग अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को व्यक्त करते हैं। तीसरे बैंड का रंग 10 का घात 0, 10 का घात 1, 10 का घात 2, 10 का घात 3, 10 का घात 4, 10 का घात 5, 10 का घात 6, 10 का घात 7, 10 का घात 8 व 10 का घात 9 को व्यक्त करता है। यदि चौथे बैंड D का रंग यदि क्या है सुनहरा है तो वह 5% त्रुटि सीमा, और यदि यहीं पर क्या है चांदी है, चौथा बैंड हमारा क्या है चांदी कलर का है, तो वह क्या होता है 10% त्रुटि सीमा को व्यक्त करता है। और यदि चौथा बैंड अनुपस्थित है अर्थात D बैंड जब दिया गया नहीं है तो क्या है 20% त्रुटि सीमा को व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाया गया है। हमारा कार्बन कोड कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। मैं आपको कार्बन कोड का एक नमूना दिखाता हूँ।
यहाँ देखिए एक सर्किट को दिखाया गया है। इस सर्किट में क्या है, ये जो लगा है यही क्या है, आपका कार्बन प्रतिरोध है। ये सब क्या है, कार्बन प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए इस पे अलग अलग रंगों के क्या है, बैंड बने हुए हैं। ये क्या है, आपका कार्बन प्रतिरोध है। तो इसको यहाँ क्यों लगाया गया है, क्योंकि इस सर्किट में जो धारा प्रवाहित होगी, अगर बहुत तेज़ी से प्रवाहित होगी अर्थात बहुत ज़्यादा पावरफुल धारा प्रवाहित होगी तो क्या है, सर्किट को क्रैक या डैमेज कर देगी। इससे बचने के लिए यहाँ पे क्या है, धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए यहाँ अलग अलग प्रतिरोधों को यहाँ पे क्या है, लगाया गया होता है ताकि भविष्य में इस क्षतिपूर्ति से बचा जा सके। तो इस कार्बन प्रतिरोध का क्या है, अलग अलग मान होता है जिसकी गणना हम लोग करने वाले हैं। यहाँ देखिए इसमें अलग अलग बैंड बने हुए हैं, 4 बैंड हैं। तो इसको देखकर हम लोग इसका प्रतिरोध कितना है इसका अंदाज़ा हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार इस सर्किट में क्या है, कार्बन प्रतिरोध लगा हुआ होता है। ये क्या है, जो क्या करता है, जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को क्या है, नियंत्रित करता है। यहाँ देखते हैं कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड और उनके मान। कलर कैसा दिया है, तो उनमें A, B, C और D का मान कितना होगा इसे हम लोग देखते हैं। तो पहला कलर होता है काला कलर, दूसरा होता है भूरा, तीसरा होता है लाल, चौथा नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरी, चांदी और कोई रंग नहीं। तो देखिए काले रंग के लिए A और B का मान कितना होगा, 0 होगा, और C का मान कितना होगा, 10 का घात 0, 10 का घात 0 बराबर 1। और ब्राउन कलर है तो ये होगा 1, A और B का मान कितना होगा, 1 होगा, और ये 10 टू द पावर 1। और त्रुटि सीमा केवल 3 ही कलर का होता है। कौन कौन सा, एक सुनहरा और चांदी, और एक होता है कोई रंग नहीं, है ना, अनुपस्थित होता है तो होता है। तो इसी प्रकार ऑरेंज के लिए ये 3 और ये 10 टू द पावर 3, येलो के लिए ये 4, A और B का मान 4 है, और C का मान कितना है, 10 टू द पावर 4। ब्लू के लिए ग्रीन के लिए 5 और ये 10 टू द पावर 5, ब्लू के लिए 6, 10 टू द पावर 6, वॉयलेट के लिए 7, 10 टू द पावर 7, ग्रे के लिए 8, 10 टू द पावर 8, वाइट के लिए 9, 10 टू द पावर 9। और अगर गोल्डन कलर है तो ये क्या होगा, गोल्डन कलर का ये दोनों तो रहते ही नहीं है ना। गोल्डन कलर केवल चौथा बैंड डी में होता है। जैसे कि आप नीचे देखिए ये कौन सा है, ये ए बैंड है, ये बी बैंड है, ये सी बैंड है और ये डी बैंड है। तो ये डी बैंड के लिए क्या होता है, अगर गोल्डन है, सुनहरी है तो क्या है, ±5%, और चांदी है, सिल्वर है तो ±10%, और कोई रंग नहीं है तो ये क्या होता है, ±20% होता है। तो देखिए इस क्या है, कॉलम को आपको याद करना होता है कि इसका कितना नंबर होता है ना। ये लाइन से देखिए, लाइन से इसे याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला बनाया गया है। देखिए ये सभी अंग्रेजी में जो लिखा है रंगों के नाम, उनके पहले अक्षर को हम लोग लिखें तो एक सूत्र बनता है जिसे कहते हैं B.V. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है यहाँ पे B.V. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। यहाँ से देखिए B का मान क्या है, B है हमारा ब्लैक, ये B है ब्राउन, ये R क्या है रेड, O है ऑरेंज, Y है येलो, G है ग्रीन, B है ब्लू, V है वॉयलेट, G है ग्रे और W है वाइट। तो इस प्रकार से ये रंगों का नाम यहाँ पे याद कर सकते हैं। क्या नाम है, B.V. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ।
ठीक, तो इस प्रकार हम लोग क्या है देखते हैं, इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एंड कार्बन प्रतिरोध का मान दिया है तो वह कैसे उसका मान को निकालते हैं ये हम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए एक कार्बन कोड दिया गया है जिसमें ए बैंड का कलर कितना है, पीला रंग का, बी बैंड का रंग क्या है, बैगनी, सी बैंड का रंग क्या है, भूरा, और डी बैंड का रंग क्या है, सुनहरी। तो इसका हमें प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं ए बी सी और डी। तो देखिए ए कलर का बैंड क्या है, पीले कलर का, तो पीला कलर का यहाँ कितना नंबर है, पीला कलर का यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक, अब बी बैंड देखते हैं, बी बैंड कौन सा है, बी बैंड का रंग है बैगनी, तो इसमें देखते हैं चार्ट में बैगनी रंग कौन से नंबर पे है, बैगनी रंग है 7, तो ये हो जाएगा 4 7 और 4 7 मल्टीप्लाई ये कितना, सी का रंग कितना है, सी है हमारा ब्राउन, तो ब्राउन देखते हैं भूरा कलर है 10⁻1 अर्थात 10 है ना। और डी कौन सा है, डी है हमारा प्लस माइनस सुनहरी कलर, तो ये प्लस माइनस गोल्डन कलर के लिए कितना होता है 5। तो इस प्रकार इसका कार्बन कोड कितना आ जाएगा 470, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओम प्लस माइनस 5। इस प्रकार से इस कार्बन कोड का क्या है प्रतिरोध निकाला जाता है। हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए एक और कार्बन कोड ऐसे आपको दिया गया है। ठीक, ये 3 बैंड हैं, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए का नंबर है, ए क्या है, ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद है, ये बैगनी है, ये बैगनी है और ये क्या है नीला है नीला है। तो इसका हम लोग वर्ण कोड निकालते हैं। तो देखिए ए कलर के लिए चार्ट में कितना सफ़ेद कलर के लिए चार्ट में नंबर है 9, तो ये हो जाएगा 9। और बी के लिए कितना है बैगनी, तो बैगनी इसमें कौन सा रंग है 7, तो ये हो जाएगा 7। और सी कलर कौन सा है, नीला कलर में है, तो नीला कलर सी देखिए, नीला कलर ब्लू में कितना है 10⁻6, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻6। और डी यहाँ पे क्या है अनुपस्थित है, तो ये कुछ नहीं, उसका वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, अगर नहीं है तो उसका वैल्यू ही नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 9 7 मल्टीप्लाई 10⁻6 ओम, ये कार्बन प्रतिरोध का क्या है प्रतिरोध है, कार्बन कोड का क्या है प्रतिरोध है। तो इस प्रकार हम लोग क्या है प्रतिरोध की गणना करते हैं। आपके बुक में अलग अलग क्वेश्चन इसको दिया गया है या फिर परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया है, सभी को क्या है आप सभी को प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये क्या है, हमने पिछले क्लास में क्या है संधारित्र का संयोजन देखा था, सेम टू सेम ये क्या है प्रतिरोधों का संयोजन है। तो जैसे संधारित्र का संयोजन क्या है, 2 प्रकार से हम लोग करते थे। कौन कौन से आपको याद होगा, एक होता था श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता था समांतर क्रम संयोजन। पहला है हम तो यहाँ भी सेम है, प्रतिरोधों का पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम, जिसे क्या कहते हैं पार्श्व क्रम में संयोजन। तो इसका थ्योरी तो सेम ही रहता है, बस इसको आप बुक देखकर अच्छे से लिख लीजिएगा।
यहाँ देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसे। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था कि प्रतिरोधों के इस प्रकार संयोजित करते हैं कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित हो, किंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में अलग अलग होता है। इस प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात प्रतिरोध को क्या है, श्रेणी के रूप में लगाते हैं। पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम बिंदु का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से कर दिया जाता है तथा इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को क्या है जोड़ते हैं। अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे का संबंध एक कुंजी से करते हुए बैटरी के ऋण सिरे से तथा पहले प्रतिरोध का संबंध क्या है बैटरी के धन सिरे से कर देते हैं। इस प्रकार क्या है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन हो जाता है। समझ में आया? एक बार पढ़ेंगे इसे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ प्रतिरोध का समांतर क्रम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हमने यहाँ जाना है। और जैसा कि हमने समान संधारित्र के केस में देखा था, है ना, 3 संधारित्र को लेके हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया था। ठीक उसी प्रकार ही यहाँ क्या है 3 प्रतिरोधों को लेकर श्रेणी क्रम में संयोजन करने वाले हैं। देखते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए क्या है। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का संबंध अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से कर देते हैं तथा अगले प्रतिरोध का संबंध क्या है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से कर देते हैं। इसी क्रम में क्या है अन्य प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध जिनका प्रतिरोध है R1, R2 और R3 ये 3 प्रतिरोध लिए हैं जो क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे और प्राथमिक प्रतिरोध के क्या है पहले सिरे के मध्य एक क्या है विभवांतर अर्थात बैटरी लगा देते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक इस प्रकार से क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ देखते हैं पहले प्रतिरोध का विभव कितना, पहले प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न विभवांतर होगा V1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा V3। और इसमें क्या है आई धारा प्रवाहित होने लगी क्योंकि यहाँ पे क्या है बैटरी जुड़ा हुआ है जिससे क्या है आई धारा प्रवाहित होगी। धारा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होगी अर्थात इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। तो इसमें तो हम लोग को पता है ओम के नियम से क्या होता है V = होता है RI, है ना, RI। ठीक तो हम यहाँ पे निकालेंगे V1 प्लस V2 यहाँ हम लोग निकालेंगे V1, V2 और V3 जो तीनों अलग अलग विभवांतर है। इन सभी का मान क्या है हम लोग इस ओम के फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो V1 = क्या हो जाएगा R1 और धारा तो सभी में एक ही ही धारा प्रवाहित हो रही है R1I और V2 = आ जाएगा R2I और V3 आ जाएगा R3I, है ना। हमें क्या है यहाँ पे प्रतिरोध का क्या निकालना है, श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध का मान कितना है उसे निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा परिणामी प्रतिरोध का मान R = क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3।
इतना आता है परिणामी प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं। तो ये कैसे आता है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए विभव का मान क्या है, तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले परिणामी विभव निकालेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या आ गया, परिणामी प्रतिरोध। इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस परिणामी विभव के मान को क्या है, पुट आउट करते हैं। यहाँ से तीन अलग अलग वैल्यू V1 V2 और V3 का मान जो हमें यहाँ पे मिला है, तो इसे रखेंगे। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा R1I प्लस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2I और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा R3I और V का वैल्यू कितना है, RI। इसे भी पुट आउट करते हैं। तो इस प्रकार से RI हो जाएगा। और इसमें देखिए I का मान सभी में समान है, तो I को क्या है हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार क्या है, परिणामी प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। शुरू से देखते हैं इसे क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए चित्रानुसार क्या है, प्रतिरोध को व्यवस्थित कर देते हैं। हम इनमें क्या है, बिंदु A यहाँ पे मान लेते हैं, ये A है, ये बिंदु B है, ये है C है और D है। बिंदु A से B के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, B से C के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 तथा C से D के बीच उत्पन्न विभवांतर V3 है तथा प्रतिरोध क्या है, R1, R2 और R3 है। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे हम लोग ओम के नियम से यहाँ पे निकालेंगे। हम जानते हैं ओम के नियम से होता है V इज इक्वल टू RI। यहाँ अलग अलग विभवांतर दिया गया है, तो इस प्रकार से V1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1I, V2 इज इक्वल टू R2I और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा R3I। अब परिणामी विभवांतर में क्या है, वैल्यू को हम लोग पुट आउट करेंगे। तो हम लोग पाएंगे V इज इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I। तो यहाँ देखिए I क्या है, सभी में क्या है, समान है। तो इसे हम लोग क्या है, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से क्या है, श्रेणी क्रम में समांतर श्रेणी क्रम में क्या है, प्रतिरोध को जोड़ दिए। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि प्रतिरोध को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध का मान जुड़े हुए अन्य प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। परिणामी प्रतिरोध का मान क्या है, जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य माने परिणाम है ना, तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यदि यहाँ पे n और अलग n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर जुड़ा है, रेजिस्टेंस मान लो बहुत सारे जुड़े हैं, मान लो प्रतिरोधों की संख्या n है, तो ये क्या हो जाता, फॉर्मूला हो जाता R इज इक्वल टू n R, है ना, n R I, या फिर इसको R, ये हो जाता R इज इक्वल टू समीशन ओवर n टू द वैल्यू 1 टू n टू द पावर सॉरी ऐसे नहीं, अगर यहाँ पे क्या है n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ये हो जाता R इज इक्वल टू समीशन ओवर I टू द वैल्यू 1 टू n, ये हो जाता RI। इस प्रकार से क्या है, जब n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा हो
सीरीज में, तो क्या है ये उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। अब हम लोग देखेंगे समांतर क्रम में क्या है प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। तो